हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टाइट राइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो कंडीशनल स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है एक तरह से लॉजिक लिखना। कोई भी कोड या कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें जो भी आप लॉजिक क्रिएट करोगे, एस्टैब्लिश करोगे कि हाँ ऐसा करना है, मुझे ये होगा तो ये करूंगा, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट से ही एक तरह से स्टार्ट होता है। तो आप ये कह सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई भी एक लॉजिकल कोड लिखते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में क्या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे पहले तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है, फिर किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। दो तीन अलग अलग तरीके हैं, तो सबको एक एक करके कवर करेंगे। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही होगी तो एक सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज तो ये, जब मैं बोल रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो मेरा मतलब क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, देखो कोई भी चीज जो कंडीशन पे बेस्ड हो। जैसे कि देखो अगर मैं बोलूँ कि अगर आज बारिश होगी, इफ इट रेन्स टुडे, तो मैं घर से ही काम करने वाला हूँ, और अगर आज बारिश नहीं होगी तो ऑफिस चला जाऊंगा। तो ये एक सिंपल कंडीशनल लॉजिक हो गया, जो कि बारिश के होने ना होने पर डिपेंड करता है। अगर होती है तो वर्क फ्रॉम होम होगा, अगर नहीं होगी तो हम ऑफिस जाएंगे। अब इस तरह की चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार दिन में करते हैं कि यार अगर ऐसा है तो ये करेंगे, अगर ये नहीं है तो वो करेंगे। तो ये जो कंडीशनल लॉजिक होता है ना, ये बेसिक ह्यूमन लाइफ में हर रोज हर जगह आप देखते ही हो। इसी तरीके से अगर हमें इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जो कि बताता है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परसेंटेज की वो पास है या फेल है, या उसकी कंपार्टमेंट आई है एक्सेट्रा। तो उसमें आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि हाँ भाई अगर स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 33% से ज्यादा है तो वो पास है। अगर वो लेस देन 33% है तब तो वो फेल है, और अगर वो बिल्कुल 33% ही आई है तो उसको बोल दो कि हाँ भाई पॉइंट पे पास हो गया। अब अगर आप किसी ह्यूमन को ही दोगे तो वो सिंपल परसेंटेज देख के बता देगा हाँ भाई तू पास है या फेल है, पॉइंट पे पास है। बट फॉर अ प्रोग्राम टू डिसाइड दिस, उसको आपको ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, और वो हम लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट में एक बेसिक इस तरह का जो कंडीशनल लॉजिक है ना, वो कैसे लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में होता है इफ कीवर्ड। इफ कीवर्ड को यूज करके आप एक इफ कंडीशन सेट कर सकते हैं, और उसके लिए एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं, जो कि जब कंडीशन ट्रू होगी तब वो एग्जीक्यूट करेगी। इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा, इफ कीवर्ड डाला, फिर हमने डाले पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमारी आएगी कंडीशन, फिर हम डालेंगे करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमारा आएगा इफ ब्लॉक ऑफ कोड। इफ ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे जो भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना वही इफ इट रेन्स, तो अगर यहाँ पे है कि हाँ अगर बारिश होगी तो घर से काम करूंगा, तो अगर बारिश होगी हाँ तो वो ये वाला जो पार्ट है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो एक कंडीशन है ना, ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये ऐसे ही नहीं है, ये कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का कोई एक एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसको एक बूलियन रिजल्ट रिटर्न करना है। बूलियन वैल्यूज आपको पता ही है, ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करनी है, क्योंकि अगर वो ट्रू होगी तो ये जो इफ कंडीशन का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बेसिक सा एग्जाम्पल बनाते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, इट विल रेन, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूं ट्रू। अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ कंडीशन में यूज करूंगा, इट विल रेन, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ट्रू है। तब यहाँ पे अंदर हम देख देते हैं कंसोल लॉग की आई विल वर्क फ्रॉम होम। ओके, अब अगर आप देखेंगे आउटपुट में यहाँ पे आ गया आई विल वर्क फ्रॉम होम। तो क्या हुआ, जब ये ट्रू था, जो कि यहाँ पे कंडीशन एक तरह से, इस टाइम जो कंडीशन है वो एक वेरिएबल ही है और वो रिटर्न कर रहा है, उसकी वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है, तो कंडीशन एक तरह से ट्रू हो गई। तो इफ इट विल रेन, वो बोल रहा है ट्रू, हाँ भाई बारिश हो रही है, तो उसने जो इफ का अंदर का ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हो सकता है, कुछ कैलकुलेशंस हो सकती है, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट ओवर हियर। एंड आई विल एंजॉय द रेन, एक और लाइन लिख देते हैं, तो आपने देखा वो भी एग्जीक्यूट होगी। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है इफ का, जिसके अंदर आप जितना भी कोड लिखोगे वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। अब चलो इसको फॉल्स करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जब हमने फॉल्स करा तो आपने देखा आउटपुट में कुछ नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ये पूरा स्किप हो गया। इसने बोला इफ इट विल रेन से वैल्यू आई फॉल्स, तो ये जो पूरा इफ ब्लॉक है ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और वो एग्जीक्यूशन जो है जावास्क्रिप्ट का वो आगे निकल गया और आगे कुछ भी नहीं था, तो एंड हो गया। अब हमने जो बात करी थी उसमें हमारा ये था कि अगर बारिश होगी तो घर से काम करेंगे, अगर नहीं होगी तो ऑफिस जाएंगे। तो जो नहीं होगी एल्स वाला जो पार्ट है वो कैसे होगा, तो इफ वाला पार्ट तो हमने कर दिया, इफ दिस देन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, हमने यहाँ पे लिखा। अब एल्स भी एक कीवर्ड होता है जिसको आप इफ के साथ यूज कर सकते हो, अकेले में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इफ के साथ ही एल्स का मतलब है। आप सीधा डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते एल्स। एल्स किसके साथ, किसके कोई कंडीशन तो बतानी पड़ेगी ना कि हाँ अगर ये है, अगर ये नहीं हो रहा तो ये करो। तो वो डायरेक्टली आप एल्स ब्लॉक को अकेले से यूज नहीं कर सकते, बट हर इफ ब्लॉक के साथ आप एक एल्स ब्लॉक को जोड़ सकते हो।
तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं देंगे हम, कंडीशन तो हमने ऊपर ही दे दी, इफ इट विल रेन। इसका डायरेक्टली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे भी मैं चलो अभी के लिए कंसोल लॉग स्टेटमेंट डाल देता हूँ, आई विल गो टू ऑफिस। अब आप देख रहे हैं ना आउटपुट में आ गया आई विल गो टू ऑफिस। क्यों? क्योंकि इट विल रेन जो था वो फॉल्स था, तो इफ ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमने उसके साथ एक एल्स ब्लॉक को रखा था जो कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसका कोड पूरा है और ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब शायद आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। इफ और एल्स को इस तरीके से हम यूज करते हैं कंडीशनल लॉजिक लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ एल्स ब्लॉक सपोर्टेड होता है। हमने क्या करा, इफ कीवर्ड लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन रखी, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, बट द वैल्यू इट हैज टू रिटर्न शुड बी ट्रू और फॉल्स, बूलियन वैल्यू। अगर वो ट्रू होता है तो जो इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। इवन दो एल्स वाला ब्लॉक इसके बाद आ रहा है, ऐसा नहीं है कि लाइन से एग्जीक्यूट करता है तो एल्स को भी कर देगा, नहीं करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसको ट्रू करके देखते हैं, क्योंकि अब तो बाद में एल्स वाला ब्लॉक भी है ना। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास आया आई विल वर्क फ्रॉम होम एंड आई विल एंजॉय द रेन। एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब ये तो था बेसिक इफ एल्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि कंडीशंस में क्या कुछ हो सकता है। कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए। तो कंडीशन में देखो, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एक एक्सप्रेशन आप रख सकते हो, एक सिंपल वेरिएबल हो सकता है जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कंडीशंस में जनरली कंपेरिजंस भी होते हैं। कंपेरिजन बोले तो कि आपने बोला कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मार्क्स जो है, अब मान लो आपने एक वेरिएबल बना रखा है मार्क्स का, जिसमें आप परसेंटेज स्टोर करते हो किसी भी यूजर की, जैसे 84 करती, और आप बोल रहे हो कि यार इफ जो है मेरे मार्क्स जो है वो अगर 33 से ज्यादा है तो बंदा पास है, राइट। हम ये बात कर रहे थे, तो इस तरीके से कुछ इसको लिख सकते हैं। सही लग रहा है? इफ कीवर्ड का यूज करा, ये हमने पैरेंथेसिस डाले और उसके अंदर हमने कंडीशन रखी। अब जो कंडीशन है ये एक तरह से जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन है। इसमें हम मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं एक वैल्यू के साथ, और ये हमने एक ऑपरेटर यूज करा। ये ऑपरेटर जो है ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जब भी आप कंडीशंस लिखोगे ना, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं ये हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। इफ एल्स की कंडीशन या कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जब भी हम कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, सो वी हैव टू टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर। सो लेट्स सी व्हाट कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर। कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स हैं जिसको यूज करके आप किसी भी दो वैल्यू का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो या कंपैरिजन कर सकते हो, और ये हमेशा ना बूलियन वैल्यू रिजल्ट देंगे, ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, डबल इक्वल टू हो गया, ट्रिपल इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट डबल इक्वल टू हो गया। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसमें होता क्या, ये तो देखो ग्रेटर देन तो सिंपल है, जैसे मार्क्स कोई भी एक वैल्यू 2 4 इज ग्रेटर देन 5। अब 4 तो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा फॉल्स। इस तरीके से चलता है। ट्रू और फॉल्स जैसे होते हैं ना, जैसे बचपन में क्वेश्चंस आते थे कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये उस तरीके से एक समझ लो। तो अगर यहाँ पे आएगा 2 इज लेस देन 3, आप कहोगे हाँ भाई 2 तो 3 से छोटा है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। अभी डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं। डायरेक्ट वैल्यूज जो होती है उनको क्या बोलते हैं? लिटरल। आपको रिवाइज भी करा देते हैं साथ साथ कंसेप्ट। डायरेक्ट वैल्यूज को भी यूज कर सकते हो, आप वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 2, एक वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू है 3, तो मैं लिखूंगा x इज लेस देन y। तो x जो है वो 2 है, y जो है वो 3 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। अंडरस्टूड, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू वही कि हाँ भाई 5 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ग्रेटर तो नहीं है पर इक्वल टू है, तो ये बोलेगा ट्रू। लेस देन इक्वल टू में आ गया, जैसे 10 इज लेस देन इक्वल टू 11, आप बोलोगे ट्रू, हाँ भाई लेस देन है, इक्वल टू नहीं है पर लेस देन है। इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंगल इज इक्वल टू हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। जब भी आपको कोई एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी है तो आप एक सिंगल इक्वल टू यूज करोगे, दैट विल एक्ट एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इस x को ये 2 वैल्यू असाइन होगी, करेक्ट। जब आपको कोई कंपैरिजन करना है वैल्यू का, तो आप डबल इज इक्वल टू यूज करोगे, 2 इक्वल टू। आप बोलो कि हाँ भाई x जो है उसकी वैल्यू 2 है, और अब आप कोई कंडीशन में चेक करना चाहते हो कि हाँ इफ x इज इक्वल टू 2, तब तुम कुछ कर दो, तो ये जो है ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमने 2 खुद ही असाइन करी है। तो ये जो डबल इक्वल टू है ये कंपैरिजन करने के लिए होता है, इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। तो जो इक्वल टू जो हम मैथ में पढ़ते हैं ना कि हाँ भाई इक्वल टू है कि नहीं है, तो वो डबल इक्वल टू रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट, डबल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, इक्वालिटी चेक करने के लिए। तो फिर ये ट्रिपल इज इक्वल टू किस लिए है? ट्रिपल इज इक्वल टू है, देखो मैं बताता हूँ। डबल इज इक्वल टू में क्या होगा, अगर मान लो आपने एक वैल्यू रखी 2 और आपने बोला इज इक्वल टू 2, तो वो आपको दे देगा ट्रू। अब आप बताओ इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि ये जो 2 है नंबर है और ये जो 2 है ये स्ट्रिंग है। इसने देखा, इसने सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करा। जो 2 बार अगर इक्वल टू लिखोगे वो सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करेगा। हाँ भाई ये भी 2 है, ये भी 2 है, ट्रू।
सही है। पर अगर आप ये लिखते हो 2 इक्वल टू और ये, अब ये जो है ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है नंबर है और ये जो 2 है ये स्ट्रिंग है। तो जब ट्रिपल इज इक्वल टू आता है वो आपका टाइप भी चेक करता है, और ये जो है ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करके इक्वालिटी देखेगा। तो डबल इक्वल टू है वो सिर्फ वैल्यूज की इक्वालिटी देखेगा। 2 और जो कोट्स के अंदर 2 है वो डबल इक्वल टू के लिए सेम है, पर 2 और जो कोट्स के अंदर 2 है वो ट्रिपल इक्वल टू के लिए इक्वल नहीं है, क्योंकि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। तो जो ट्रिपल इज इक्वल टू है वो टाइप चेक भी करता है, वो ये देखता है कि टाइप भी सेम होना चाहिए वैल्यू का। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ट्रिक इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये दिख जाएगा, और या इंटरव्यू में आपसे पूछ भी लेंगे, तो इस चीज को याद रखो। फिर आया नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू एक तरह से हो गया, ये जो है ना ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, ये नॉट की तरह एक्ट करता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल टू हो गया। तो अगर मान लो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 दी थी, अब मैं बोलूँ x इज नॉट इक्वल टू 2, नहीं भाई आप कहोगे यार x तो 2 ही है, तो ये हमें फॉल्स देगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं कि x इज नॉट इक्वल टू 3, वो आप कहोगे हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। और ये नॉट इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू ये सेम है। ये जो है ये सिंपल वैल्यूज के लिए काम करेगा, और ये जो है ये टाइप के अगेंस्ट भी कंपैरिजन को करेगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑल दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये सब याद रखना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ऑल दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको कोई भी इफ ब्लॉक के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, जो भी आप कंडीशनल लॉजिक लिखोगे इस तरीके से ही कंडीशन बनाएंगे। तो एक जल्दी से एग्जांपल लेते हैं, वही मार्क्स वाला देखते हैं और थोड़ा सा और अपने कोड को आगे बढ़ाते हैं, कंडीशनल लॉजिक थोड़ा सा और एक्सटेंसिव करते हैं। तो देखते हैं, इसको जरा मैं क्लीन कर दूं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक वो ले लेता हूँ, मार्क्स को भी एक डिफाइन कर देते हैं और बोल देते हैं कि मार्क्स है वही बंदे के 84। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, लेट्स से 35 है तो हम लिखेंगे पास, एल्स हम लिखेंगे फेल। अब आपने जब इसको सेव करा तो आपको यहाँ पे दिख गया पास। अगर मैं इसको मार्क्स को जो वैल्यू है उसको 34 कर दूं तब क्या होगा, तब यूजर हो जाएगा फेल। तो एक तरह से हमने एक्सप्रेशन दे दिया, कंडीशन को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया विद द कंपैरिजन ऑपरेटर। अब वो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू वाला भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 34 है यहाँ पे रखते हैं डबल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कोट में रख देता हूँ 35, तो हम लिखेंगे पॉइंट पे पास, ठीक है। अब ये तो फेल ही होगा, बट अगर मैं 35 करता हूँ तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट पे पास। यहाँ पे इवन दो ये जो 35 था ये नंबर था, और ये जो 35 के साथ इसका कंपैरिजन करा ये एक स्ट्रिंग था, डबल इक्वल टू ने क्या करा, सिर्फ वैल्यू की इक्वालिटी चेक करी और कुछ नहीं करा। पर अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इज इक्वल टू डालेंगे तो भी यहाँ पे फेल आएगा, क्योंकि ये जो मार्क्स इज इक्वल टू 35 है ना, ये फॉल्स देगा। तो ये जो कोड है ये तो चलो ठीक है, एक बार यहाँ पे इसको डायरेक्ट कंसोल लॉग कराते हैं। कंसोल लॉग कराया, डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ आप कंसोल लॉग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मार्क्स इक्वल टू 35, और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो इसमें तो ट्रू आया, और वही हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही दे सकते हैं। तो मार्क्स डबल इक्वल टू 35 करा मैंने तो ट्रू आया। डबल इक्वल टू क्या है, सिर्फ वैल्यूज को इक्वेट करता है, टाइप नहीं चेक करता। वहीं पे अगर मैं इसको ट्रिपल इज इक्वल टू कर दूं तो ये दे रहा है फॉल्स, जिसकी वजह से कंडीशन जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रही है, और ये जो हमारा पॉइंट पे पास था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फेल एग्जीक्यूट हुआ। तो ट्रिपल इज इक्वल टू के केस में टाइप चेक भी होगा। सिमिलरली नॉट इक्वल टू भी है कि हाँ अगर मैं लिख दूं नॉट इक्वल टू 35 तो वो बोलेगा फॉल्स कि भाई ये तो 35 के इक्वल है, करेक्ट, क्योंकि 35 सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, नॉट इक्वल टू सिंगल इज इक्वल टू है। वहीं पे अगर मैं इसको 2 इज इक्वल टू लगा दूं तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको ट्रू दे देगा, यस दिस 35 इज नॉट इक्वल टू दिस 35 बिकॉज दिस 35 इज अ नंबर एंड दिस 35 इज अ स्ट्रिंग। तो जब भी टाइप स्ट्रिक्टनेस लानी हो तो ट्रिपल इज इक्वल टू नॉट के साथ डबल इज इक्वल टू, और अगर बेसिक वैल्यू को इक्वेट करना है तो डबल इज इक्वल टू और नॉट के साथ अ सिंगल इज इक्वल टू। दैट्स हाउ यू डू इट। सिंगल जो इक्वल्स का साइन है दैट इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज करा है। तो इक्वल्स का साइन 3 तरीके से यूज हो रहा है, असाइनमेंट के लिए, डबल इज इक्वल टू कंपैरिजन के लिए विदाउट टाइप चेकिंग, और 3 बार इक्वल्स का जो साइन है वो यूज हो रहा है कंपैरिजन अलोंग विद टाइप चेकिंग। ओके, तो यहां तक हमने बेसिक कंडीशंस देख ली हैं कि कैसे इफ कीवर्ड को यूज करके और एल्स ब्लॉक को यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो कंडीशनल लॉजिक। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है पॉइंट पे पास वाली भी थी। तो अभी तक हमने जो कोड लिखा था यहाँ पे, इसको मैं जरा हटा दूं, हमने यहाँ पे कोड लिखा था कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 तब तो है बंदा पास। अब पॉइंट पे पास वाली तो एक और कंडीशन आ गई ना। अब मैं चाहता हूं कि मैं बंदे को ये भी बताऊं कि यार तेरे 35 नंबर आए तो तू पॉइंट पे पास हुआ है। अब वो गलत है, बट एक तरह से उसको रियलाइजेशन तो कराना पड़ेगा ना, ताकि वो मेहनत करे 35 नंबर वाला।
तो अब मेरे को यहाँ पे एक और कंडीशन लिखनी है, क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 35 और लेस देन 35, यहाँ तो दो ही चीजें हैंडल हो रही है ना, ग्रेटर देन 35 में 5 लिख दिया और लेस देन 35 जो कि एल्स ब्लॉक में है उसमें फेल लिख दिया। तो एक और अगर मुझे कंडीशन यहाँ पे घुसानी है तो मैं क्या करूँ? तो देखो इफ एल्स में आप क्या कर सकते हो, नेस्टिंग भी कर सकते हो कि इस इफ के अंदर भी मैं और इफ एल्स ब्लॉक्स लगा सकता हूँ, इस एल्स के अंदर भी मैं और इफ एल्स ब्लॉक लगा सकता हूँ, जैसे भी आप चाहो वो आप लिख सकते हो। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे ये जो इफ एल्स है ये भी कोड लिखने का एक तरीका है, तो आप कोड को कहीं भी लिख सकते हो। अब एल्स ब्लॉक के साथ क्या होता है, इसके आगे भी मैं इफ लगा के कंडीशन लगा सकता हूँ कि हाँ अगर मेरे को एक और मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, एंड में अलग से एक एल्स लगा दूंगा, तो वो एक तरह से चेनिंग हो जाती है इफ एल्स की। अगर आपको चेनिंग करनी है तो इफ एल्स के साथ उसको लोग इफ एल्स इफ भी बोल देते हैं, बट एक तरह से हो ये रहा है हमने मल्टीपल इफ एल्स को चेन कर दिया है। तो इस एल्स के आगे मैं लिखूंगा इफ और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूंगा, लिखूंगा मार्क्स इक्वल टू 35। कायदे से हमें ट्रिपल इक्वल टू लिखना चाहिए क्योंकि हम टाइप भी चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे पॉइंट पे पास एंड एल्स। अब इस एल्स में क्या होगा कि हाँ 35 से ज्यादा है तो ये, 35 है तो ये, अदरवाइज हम उसको बोलेंगे भैया आप हैं, वी आर वेरी सॉरी टू कन्वे टू यू योर फेल। तो अगर अब मार्क्स 35 है तो पॉइंट पे पास आया, अगर मार्क्स 36 है तो पास आया, अगर मार्क्स 34 है तो फेल आया। अब इस तरीके से कितनी भी इफ एल्स कंडीशंस को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये जो एल्स है इसके आगे भी आप कोई और इफ कंडीशन लगा दो और यहाँ पे फिर एंड में एक और एल्स लगा दो। नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ एल्स इफ पे भी आप चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो कि मार्क्स अगर आते हैं लेस देन 35 तो वो हो गया फेल, तो दैट्स ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। एल्स ब्लॉक जो है वो नेसेसरी नहीं है, एक इफ ब्लॉक अकेला भी काम कर सकता है, एल्स ब्लॉक अकेला काम नहीं कर सकता, पर इफ ब्लॉक अकेला भी आ सकता है। इफ एल्स इफ यहाँ पे आप खत्म कर दो, जरूरी नहीं है आपको एल्स ब्लॉक लगाना ही लगाना है। पर हाँ अगर आप चाहते हो कि बेसिकली कोई आप कंडीशन मेंशन कर रहे हो, अगर वो ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर वो फॉल्स है तो कायदे से आपको एल्स ब्लॉक लगाना चाहिए, अदरवाइज इट्स योर कॉल। तो ये तो थी चेनिंग। अब इसके अंदर नेस्टिंग भी हो सकती है। नेस्टिंग में क्या होगा, मान लो कि अगर बंदे के मार्क्स 35 है तो वो पॉइंट पे पास है अगर उसकी अटेंडेंस 75 से ज्यादा है। तो अगर मान लो मैं एक और वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट अटेंडेंस इज इक्वल टू 74, इस बंदे की अटेंडेंस जो है 74% है। अब इस एल्सिफ में जब बंदे के मार्क्स 35 आते हैं हमें ये भी चेक करना है अटेंडेंस उसकी कितनी है। तो मैं यहाँ पे अंदर एक और इफ लगा सकता हूँ कि इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तब तो हम उसे बोलेंगे कि हाँ भैया आप हो पॉइंट पे पास। अदरवाइज हम उसको बोलेंगे वी आर वेरी सॉरी बट बिकॉज यू स्कोर्ड लेस एंड योर अटेंडेंस इज ऑल्सो लेस यू आर फेल। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आया फेल, बंदे के मार्क्स अगर हम कर दे 35 तो भी आया फेल ड्यू टू लेस अटेंडेंस। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है मार्क्स 35 है तो वो इस कंडीशन के अंदर घुसेगा, अच्छा मार्क्स इज इक्वल टू 35 है तो अंदर देखेगा अटेंडेंस जो है वो क्या 75 या 75 से ज्यादा है, नहीं है तो आप फेल हो गए क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी कम थी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 75 अटेंडेंस तो आपका आ जाएगा पॉइंट पे पास। तो इस तरीके से इफ एल्स को नेस्टिंग भी हो सकती है। तो हमने 2-3 चीजें पढ़ ली हैं, इफ पढ़ लिया, एल्स पढ़ लिया, कंडीशंस क्या होती हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बाद इफ एल्स की चेनिंग कैसे कर सकते हो कि एल्स के आगे आप इफ लगा दोगे वो एल्स इफ बन जाएगा, वहां पे भी आप कंडीशन लगा सकते हो कितने भी। अभी एल्स इफ जो है ना ये आप कितने भी रख सकते हो, चाहे 10-20 कितनी भी कंडीशंस आपको चेक करनी हो आप एल्स इफ करते चले जाओ और कंडीशंस बनाते चले जाओ। एल्स ब्लॉक जो है वो हमेशा इफ के बाद ही आएगा या एल्स इफ के बाद आएगा, अकेले से एल्स ब्लॉक यूज नहीं हो सकता। इफ ब्लॉक को आप अकेले भी यूज कर सकते हो, दैट्स एन एक्सेप्टेड स्टाइल। ओके, और उसके अलावा जो इफ एल्स ब्लॉक है उसमें नेस्टिंग भी हो सकती है कि एक इफ के अंदर या एल्स के अंदर या एल्स इफ के अंदर आप दोबारा इफ एल्स के लॉजिक को इस्टेब्लिश या यूज कर सकते हो। अब अभी तक हमने क्या करा है, हमने ये सब तो सीख लिया बट हमने जो कंडीशन रखी है वो एक सिंगल कंडीशन रखी है। अब मान लो हो सकता है जैसे ये चीज है मार्क्स इज इक्वल टू 35 और अटेंडेंस लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 सॉरी। तो अगर मेरे को इसको एक ही जगह क्लब करना है कि यार मार्क्स जो है वो 35 है और अटेंडेंस जो है वो 75 है तो पॉइंट पे पास है अदरवाइज वो फेल है, इस तरह से भी तो हम कर सकते हैं ना। या कोई और एग्जांपल ले लो, मान लो मुझे कोई एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मेरे को 2 कंडीशंस के बेसिस पे कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना है, तब मैं क्या करूंगा। अभी यहाँ तक तो हमने यही देखा है कि एक सिंगल कंडीशन है, 2-3 कंडीशंस तो हमने नहीं लगाई, पर मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे भी तो हम ऐसा हो सकता है ना कि मुझे कुछ कोड लॉजिक एग्जीक्यूट करना हो, तब वो कैसे करेंगे। उसके लिए पिक्चर में आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं भैया ये, अब इस वीडियो में एक तरह से हमने 2 तरह के ऑपरेटर्स पढ़ लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो पढ़ ही चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, और नॉट। तो एंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम्परसेंट से, और हो गया ये पाइपिंग वाला, और नॉट जो हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, अब चलो ये देखते हैं कि ये करते क्या है। तो देखो एंड जो है इसको यूज करके आप 2 कंडीशन को, कंडीशन 1
एंड कंडीशन 2। ये दो कंडीशंस को आप एक साथ क्लब कर सकते हो और होगा क्या, जब ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी तभी एक तरह से कलेक्टिव ट्रू आएगा और जो है वो इफ ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स होगी तो ये आंसर जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और के केस में क्या होता है, दिस और दैट, एक तरह से दो कंडीशंस के साथ इसको भी यूज करते हैं हम, कंडीशन 1 और कंडीशन ट्रू। अब इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एक तरह से कलेक्टिवली ट्रू माना जाएगा, चाहे ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। दोनों फॉल्स हैं तब ही फॉल्स माना जाएगा, अदरवाइज कोई एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू होती है और ऑपरेटर के साथ अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस यूज करी हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू एंड उसके साथ जो भी एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नॉट क्या है, वो ऑपोजिट कर देता है। अगर मैंने दिया ट्रू और इसके आगे नॉट लगा दिया तो वो कहेगा हाँ भाई ये तो वैल्यू जो है ये फॉल्स हो गई। अगर मैं नॉट करूंगा ऑफ फॉल्स तो ये बोलेगा हाँ भैया ये तो वैल्यू ट्रू होगी। तो ये किसी की भी कंडीशन के साथ आप इसको यूज करोगे नॉट ऑपरेटर, वो उसका ऑपोजिट उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। तो इसी वाले कोड को हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको मैं जरा निकाल के यहाँ रख लेता हूँ अभी के लिए, और हम बोलते हैं इफ एल्स इफ, इसको हमें पैरेंथेसिस में, जब भी आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने हैं इट्स बेटर कि आपको जो भी कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है ना लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, उनको पैरेंथेसिस में इंक्लोज कर दो, आसान रहता है समझना भी। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये होगी मार्क्स इज इक्वल टू 35, उसके बाद मैंने लगाया एंड ऑपरेटर, एंड पैरेंथेसिस मैं लगाऊंगा अटेंडेंस जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो 75 के होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई तू पॉइंट पे पास है, राइट। उसके बाद आया एल्स इफ, सेम को उठा लेते हैं हम बोलते हैं कि इफ मार्क्स इज इक्वल टू 35, मार्क 35 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अटेंडेंस है वो लेस देन 75 है, तब क्या होगा, तब हम बंदे को बोलेंगे कि भाई आप फेल हो गए हैं बिकॉज ऑफ योर पुअर अटेंडेंस, और इसको हम हटा देते हैं। तो हमारा रिजल्ट अभी भी सेम आना चाहिए। हमारे यहाँ पे मार्क्स 35 थे, अटेंडेंस 75 थी, तो आया पॉइंट पे पास। अगर हम अटेंडेंस को कर देंगे 73 तो हमारा आएगा फेल ड्यू टू अटेंडेंस, क्योंकि वो इस कंडीशन में आएगा। वो यहाँ पे आएगा, पहले देखेगा मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, हम बोलेंगे नहीं वो तो 35 के इक्वल है। नीचे आएगा मार्क्स इज इक्वल टू 35, हम कहेंगे यस। फिर वो बोलेगा और क्या अटेंडेंस 75 से ज्यादा है, हम कहेंगे नहीं, तो ये भी पास नहीं होगी। आगे आएगा क्या, वो बोलेगा मार्क्स जो है वो 35 है, हम कहेंगे हाँ। फिर बोलेगा अटेंडेंस 75 से कम है, हम बोलेंगे हाँ। तो दोनों हाँ हो गए, दोनों ट्रू हो गए, तो वो ट्रू हो गया। बोला था ना दोनों को ट्रू होना जरूरी है एंड ऑपरेटर के साथ, तो वो बोलेगा फेल ड्यू टू लेस अटेंडेंस। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद वो बाकी सारे जो भी एल्स इफ है ना उनको स्किप कर देगा, उनमें वो घुसने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। अब और ऑपरेटर का देखते हैं। और ऑपरेटर में क्या होगा, जैसे कि एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी वो ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो एक और लॉजिक इसमें ऐड कर देते हैं इसी वाले में कि अगर बंदे के मार्क्स जो है वो 35 से कम है या उसकी अटेंडेंस जो है वो 35 से कम है, कि अटेंडेंस भी बहुत लो है, तो इन दोनों में से कोई भी जब चीज होगी ना तो उसको फेल कर देंगे, चाहे मार्क्स कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। अगर अटेंडेंस 35 से कम है तो भी वो फेल है, अगर अटेंडेंस कुछ भी हो मार्क्स 35 से कम है तो भी वो फेल है। तो यहाँ पे मैं और लगा सकता हूँ इस केस में अटेंडेंस इज लेस देन 35, तब बोथ द केसेस में वो फेल हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, तो मान लो किसी बंदे के नंबर आए हैं 75, ठीक ठाक नंबर ले लिए, नंबरों के हिसाब से तो पास है, पर उसकी अटेंडेंस जो थी वो 33 थी पूरे सेमेस्टर में, तब भी वो आएगा फेल। ओके यहाँ पास आ गया, ओके वो पहली कंडीशन में घुस गया, तो हमें इस कंडीशन में भी अटेंडेंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 एंड attendance is also greater than 35, then only we can say that the user is pass, because हमने एक और नया लॉजिक लगा दिया है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आ गया फेल, इवन दो उसके मार्क्स जो है 75 आए हैं, पर क्योंकि उसकी अटेंडेंस 33 से कम है तो वो यहाँ पे आएगा, वो बोलेगा मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, हम बोलेंगे हाँ। फिर बोलेगा अटेंडेंस भी 35 से ज्यादा है, हम बोलेंगे नहीं, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि एंड ऑपरेटर है, ट्रू फॉल्स लीड्स टू फॉल्स, दोनों ट्रू होने चाहिए। सिमिलरली अगला भी फंस जाएगा, ये भी फंस जाएगा। इसमें वो आएगा, वो बोलेगा मार्क्स 35 से कम है, हम बोलेंगे नहीं मार्क्स तो 35 से ज्यादा है। फिर बोलेगा और क्या अटेंडेंस 35 से कम है, हम बोलेंगे हाँ अटेंडेंस तो 35 से कम है, तो ये ट्रू दे देगा। अब ये और ऑपरेटर है, ये फॉल्स दे रहा है, ट्रू दे रहा है, एक भी अगर ट्रू दे रहा है तो वो बोलेगा हाँ ट्रू ही है, तो वो यहाँ पे बोल देगा फेल। तो इस तरीके से और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं ऑपोजिट करने के लिए, कि अगर मान लो इस तरह का कोई लॉजिक है कि लेट रेन इज इक्वल टू ट्रू, हमने बोला इफ रेन, इस तरह का अगर कुछ लॉजिक है तो आई विल नॉट प्ले आउटसाइड। अब अगर इसके आगे मैं नॉट लगा दूं तो क्या करेगा, इस ट्रू वैल्यू को, क्योंकि रेन की वैल्यू ट्रू है, वो नॉट लगेगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें अगर हमने नॉट ऑफ रेन करा तो वो यहाँ से गायब हो गया, तो इस रेन की वैल्यू ट्रू थी, हमने नॉट करा वो फॉल्स हो गई, तो ये एग्जीक्यूट होना बंद हो गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। नॉट को भी आप मल्टीपल के साथ भी यूज कर सकते हो, कि मान लो यहाँ पे आपको लगाना है कि नॉट ऑफ
मार्क्स इज इक्वल टू 35, इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो कि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और यहाँ पे जो है इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप ऑपोजिट में कन्वर्ट करना चाहते हो बेस्ड ऑन व्हाटएवर बिजनेस लॉजिक यू आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट, तो वो उस तरीके से भी नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक तरह से मोटा मोटी सारी इफ एल्स के बारे में बात होगी। नेस्टिंग का पढ़ लिया हमने, चेनिंग का पढ़ लिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया, इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने देख लिया, एग्जांपल्स देख लिए, मल्टीपल कंडीशंस के बारे में देख लिया। तो सब कुछ हमने जो भी इफ एल्स से रिलेटेड था वो हमने कवर कर लिया है। एक लास्ट चीज है जो कि है कि जो वैल्यूज जहां पे कंडीशंस रिटर्न करती है, हमने बोला कि वो बूलियन वैल्यू हो सकती है ट्रू या फॉल्स, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। इसको एक तरह से बेटर वे है रिप्रेजेंट करने का, वो है ट्रूथ ही या फॉल्स ही वैल्यू, कि बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज होते हैं जो फॉल्स की तरह इंटरप्रेट करता है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन, और बहुत सारी वैल्यूज हैं इसको ट्रू की तरह इंटरप्रेट करता है। तो क्या वो वैल्यूज हैं? फॉल्स वैल्यू के लिए होगा, देखो एक तो जो फॉल्स है वो तो फॉल्स है ही, बूलियन वैल्यू फॉल्स, इट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉल्स। एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स की तरह रिप्रेजेंट होती है। जीरो न्यूमेरिक वैल्यू भी फॉल्स की तरह मानता है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन। नल वैल्यू हो गई, फिर अनडिफाइंड वैल्यू हो गई, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज फॉल्स वैल्यूज। फिर नॉट अ नंबर वाली वैल्यू होगी। तो ये सारी जो वैल्यू हैं दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज फॉल्सी वैल्यू। किसी भी इफ कंडीशन में अगर ये कुछ भी यूज करोगे तो वो एज अ फॉल्स ट्रीट किया जाएगा। जल्दी से इसका एग्जांपल देखते हैं। और इसके अलावा कुछ भी हो वो सब ट्रूथ है। तो कोई भी एक वेरिएबल है, इसकी कोई वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी हो, जीरो नहीं होनी चाहिए। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 1, 1000, 242 व्हाटएवर, जीरो नहीं है तो वो ट्रू है। कोई भी एक स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी नहीं है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है ABC, उसको भी एज अ ट्रू वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। और जो नॉर्मल ट्रू है वो तो ट्रू है ही, बूलियन वैल्यू। तो इनके लिए एक दो एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए। यहां से हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू करते हैं 0 और हम यहां देखेंगे इफ x वैल्यू इज ट्रूथ एल्स वैल्यू इज फॉल्सी और ट्रूथी। ओके, तो ये जो वैल्यू है, अगर x की वैल्यू 0 है तो वो है फॉल्सी, जो कि मैं बता रहा था, वो एक तरह से फॉल्स की तरह ट्रीट की जाएगी। अगर मैं नॉर्मल फॉल्स रखता हूं तो ऑब्वियसली वो तो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि फॉल्स तो फॉल्स ही है। अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूं तो भी वो फॉल्स की तरह ट्रीट हो रहा है। मैंने कोड को सेव कर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कोड को रन नहीं कर रहा, जैसे ही सेव कर रहा हूँ वैसे ही वो रीरन हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ नल तो भी वो फॉल्सी की तरह ट्रीट होगा। अगर मैं उसकी कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करता, मैंने सिर्फ वेरिएबल बना दिया लेट x, तो वो इंटरनली अनडिफाइंड है, तभी भी वो जो है x की तरह ही, तभी भी वो जो है फॉल्सी की तरह ट्रीट हो रहा है। व्हाट एल्स वाज देयर था NaN अगर मैं डायरेक्टली असाइन करूँ वो होगा नहीं, हो गया यस, तो वो भी फॉल्सी की तरह ट्रीट हो रहा है। ओके, अब ट्रू वैल्यूज देखते हैं। मान लो उसको मैंने कोई भी एक नंबर असाइन कर दिया 12, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रूथी। तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो 0 नहीं है दैट इज ट्रूथ। माइनस वैल्यू भी कर सकते हैं, -12 कर दिया, स्टिल इट इज अ ट्रूथ ही वैल्यू। कोई भी एक स्ट्रिंग हो, अगेन दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रूथ। तो ABC को मैंने रखा, सेव कर दिया, स्टिल इट इज ट्रूथ ही। व्हाट एल्स, ट्रू वैल्यू तो है ही, देखो ट्रू। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये ट्रूथ ही रहेगा। और क्या हो सकता है, और कुछ भी, मतलब जस्ट फॉल्स ही की तरह देखो कि अगर 0 है, नल है, अनडिफाइंड है, नॉट अ नंबर है, एम्प्टी स्ट्रिंग है या फॉल्स है, तो ये सब फॉल्स है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी वैल्यू हो सब ट्रूथ की तरह, ट्रू वैल्यू की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल ये भी लिख दो ना इफ 2, तो ये एक तरह से ये जो इफ ब्लॉक है एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रूथ है, इट इज नॉट 0। अगर यहाँ पे 0 है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये ट्रूथी और फॉल्सी वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हो जाता है किसी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आ गया जिससे जो कंडीशन रखी है उसका कुछ आउटपुट आ रहा है और वो 2 या 3 कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। आप सोचोगे यार ये तो ट्रू या फॉल्स नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ट्रूथ और फॉल्स अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन है इफ एल्स के केस में। फॉल्स वैल्यू गिनी चुनी कुछ 4-5 वैल्यूज हैं जो फॉल्स की तरह कंसीडर की जाती है, उसके अलावा सब ट्रूथ की तरह कंसीडर किया जाता है, ट्रू की तरह कंसीडर किया जाता है। तो ये सब तो था इफ एल्स के बारे में। इसके अलावा भी हम कंडीशनल लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग स्विच केस एंड टर्नरी ऑपरेटर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज देयर अबाउट इफ एल्स। चेनिंग हो गया, नेस्टिंग हो गया, कंडीशंस हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, सब कुछ। अब इसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया, बट ये इंपॉर्टेंट था सब कुछ एक साथ कवर करना ताकि इट ऑल मेक सेंस टू यू। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, अपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।